हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने 60 मार्क्स का पोर्शन कवर अप कर लिया था, बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। तो आज हम उसके लास्ट 40 मार्क्स का जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। है अपना स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ। हम हर जगह देखते आ रहे हैं, बहुत सारे डाटा रहते हैं जिसको अलग तरीके से अरेंज किया जाता है। सपोज अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने क्रिकेट में देखा होगा स्टैट्स रहते हैं कि उसने इतने मैचेस खेले, उसने 100 मैचेस खेले। ठीक है, ये क्रिकेट का स्टैट्स है। 100 मैचेस खेले, उसने रन्स बनाए 8000 रन। कुछ ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 100 मैचेस खेले, 8000 रन बनाए उसने, सेंचुरीज मारी 50, उसने 50s मारी। ठीक है, उसने 50s मारी 80। इस तरीके के रहता है डाटा। ओके, इसी को ही बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ यहाँ रहता है क्या? नहीं, स्टैटिस्टिक्स आपको हर जगह मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स आपको हर जगह मिलेगा। सपोज जैसे हमको बताया जाता है कि इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़ बोला जाता है, 140 करोड़। ठीक है, 140 करोड़ का पॉपुलेशन बोला जाता है। अब इसमें फिर इसमें भी अपन डाटा अलग अलग निकाल लेते हैं कि मेल्स कितने हैं और इसमें फिर फीमेल्स कितने हैं, वो भी डाटा अलग अलग आ जाता है। ओके, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे स्टैटिस्टिक्स है। अब इसमें भी अपन जोग्राफिकल वाइज हम यहाँ पे स्टेट वाइज अलग अलग डाटा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी अपने पास स्टेट वाइज डाटा आ जाता है। ठीक है, तो ये भी है स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का स्टैटिस्टिक्स है, उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स हमको बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आने वाला है। ये स्टैटिस्टिक्स बिजनेस एनालिसिस में काम आता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आता है बिजनेस एनालिसिस में काम आता है ये। ओके, ये वहाँ पे इकोनॉमिक्स में काम आता है स्टैटिस्टिक्स काफ़ी। ठीक है, और फिर जैसे ही भी अपन जैसे जो भी बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे हम बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके लिए भी काम आता है। ठीक है, तो ये मोस्टली बिजनेस एनालिसिस, इकोनॉमिक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स आया, अब उसका कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो आया हिस्ट्री जान लेते हैं। पुराने समय में लोग निकालते थे डाटा और फिर वो सारे डाटा निकालते थे और कलेक्शन करते थे। ठीक है, तो उसी को ही नाम दे दिया गया स्टैटिस्टिक्स। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टैटिस्टिक्स आया अब कौन से वर्ड से आया, तो कुछ लोग सब लोग अपने अपने हिसाब से मान रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से पड़ा। तो पहला पड़ा था यहाँ पे स्टेटस वर्ड से, जो कि है लैटिन वर्ड। ठीक है, स्टेटस जो कि है लैटिन वर्ड। कुछ लोगों का मानना है कि स्टेटस वर्ड था लैटिन वर्ड, उसी को ही कन्वर्ट कर दिया है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, और कुछ लोग क्या मान रहे हैं, एक वर्ड था स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा लिखा हुआ है ओके बुक में, स्टैटिस्टा है, यहाँ पे इटालियन वर्ड था। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से हुआ है। ठीक है, जिन लोगों को इटालियन खाना पसंद होता होगा वो लोग इटालियन मानते होंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि ये स्टैटिस्टिक से हुआ था। स्टैटिस्टिक ये वर्ड था, ये वर्ड कौन सा था? ये वर्ड था जर्मन वर्ड था। ठीक है, ये जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद भी और भी कुछ लोग आते हैं कि नहीं, अब ये हमारा देश भी कहाँ पीछे रह जाए, तो यहाँ पे ये आ गया है स्टैटिस्टिक, ये है अपना फ्रेंच वर्ड। ठीक है, तो कुछ लोग मानते हैं कि फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। हम इंडियन क्या मानते हैं? हम इंडियन यहाँ सारे को मानते हैं। ठीक है, कि इसमें से भी डिराइव हो सकते हैं, इसमें से भी हो सकते, इसमें से भी, इसमें से भी।
ठीक है। सो वहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूज करके, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया था, कौन से वर्ड से आया था। ओके, तो हम इंडियन तो क्या है, हम इंडियन सब मानते हैं, सबका मान रख लेते हैं। ओके, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 4 वर्ड्स है, ये 4 वर्ड्स में इस तरीके से आए स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो सिंगुलर सेंस में, ठीक है, और एक तो पढ़ सकते हैं प्लूरल सेंस में। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे जाते हैं, ये हिस्ट्री था। देखिए प्लूरल सेंस में क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स व्हेन यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन मे बी डिफाइंड एज अ डेटा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दैट आर कलेक्टेड यूजुअली विद अ व्यू ऑफ हैविंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसका क्या मतलब हुआ, प्लूरल सेंस का मतलब ये डेटा यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव विद द व्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसको कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ आगे देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अगर देखो, अगर स्टैटिस्टिक्स है, ये प्लूरल सेंस का देख रहे हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, इसका क्या मतलब हुआ। देखो क्वालिटीज क्या होती हैं, क्वालिटीज कुछ भी हो सकती हैं। सपोज यहाँ पे ही इज अ गुड क्रिकेटर, ठीक है, यहाँ पे गुड क्रिकेटर की क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे गुड क्रिकेटर आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है स्मोकर भी आ सकता है, ये भी एक प्रकार की क्वालिटी है, भले बैड है लेकिन है तो क्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ सकता है। और वहाँ पे हम फिर निकाल लेंगे कि कितने लोग गुड क्रिकेटर है, यहाँ पे 10 लोग है, ओके, यहाँ पे 50 लोग है स्मोकर है, ठीक है। एक डाटा निकालिए यहाँ पे 100 लोग में से, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से ये गुड क्रिकेटर कितने हैं, 10, और स्मोकर है 50। तो ये क्या है, ये क्या आ गया अपने पास, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा आ गया, ठीक है। अब हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, इससे एनालिसिस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं गुड, यहाँ पे फुटबॉलर ले लेते हैं, ठीक है, ओके, फुटबॉलर ले लेते हैं, फुटबॉलर ले लेते हैं 40, ओके। तो हम यहाँ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि फुटबॉल कौन अच्छा खेलता है और क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, ठीक है। तो ऐसे जब ऐसा टाइप का जब एनालिसिस होता है, ऐसे टाइप के जब जैसे 2 एट्रीब्यूट दिए हैं, ये है अपना क्वालिटेटिव, ठीक है, ये अपना क्वालिटेटिव है, और ये पे है हमारे पास क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव डाटा है, ओके। ये है अपने पास एट्रीब्यूट और ये है नंबर्स, ठीक है। तो जब ऐसे टाइप का जब ये डाटा आता है तो इसी को ही बोला जाता है, ये प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स आ गया, ठीक है। अब हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि टोटल अपने पास 100 लोग थे, ठीक है, 100 में से 10 ये है गुड क्रिकेटर है और 10 है गुड फुटबॉलर, और बाकी के जो लोग हैं 50 लोग, उनको कुछ नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी कितने बच गए, 50, जो नॉट अ प्लेयर बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। या तो और किसी खेल में भी हो सकते हैं इस तरीके से। स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। यहाँ पे सिंगुलर सेंस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, may be defined as a scientific method that is employed for collecting, analyzing and presenting data, leading finally to drawing statistical inferences about some important characteristics. It means it is science of counting or science of averages. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये वर्ड याद रख लीजिए, कभी भी एग्जाम में सब पूछ सकते हैं कि साइंस ऑफ काउंटिंग क्या है, या फिर साइंस ऑफ एवरेजेस किसको बोला जाता है, ठीक है, साइंस ऑफ एवरेजेस, ओके, ठीक है। या तो सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को और क्या बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिंगुलर सेंस, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सेंस है, ठीक है।
सपोज बोला जाएगा अपने को कि क्लास 9th में है 4 सेक्शन, ठीक है, चार सेक्शन है, ठीक है, क्लास 9th में 4 सेक्शन है। यहाँ पे 9th का ए, 9th के बी, 9th के सी और ये 9th का डी सेक्शन। ओके, क्लास 9th में 4 सेक्शन। हमको पता करना है कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जाके काउंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे है 46 और यहाँ पे है 52 स्टूडेंट्स, इस तरीके से है। ओके, तो ये हम काउंट कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको एक प्रेजेंट कर सकते हैं कि क्लास ए बी सी डी में किस तरीके से। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 52 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको काउंट करके हम इसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। डेटा कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, ओके, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी, वो सारी चीजें भी है, वो भी देखेंगे। तो ये आता है अपना सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ये क्या है, ये डेटा कलेक्शन था, प्रेजेंटेशन था। ओके, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने देखा था इकोनॉमिक्स में यूज होता है, मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, डिमांड एनालिसिस में यूज होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट में यूज होगा, ओके, ये हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री में यूज होगा। ये इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आप आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आप लोग को समझ आती जाएगी, ठीक है। तो ये आप बेसिक, अगर आप चीज खाली वैसे रीड करना चाहते हैं तो आप ये सब रीड कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स, एन इंडिविजुअल टू अ स्टैटिस्टिशियन हैज नो सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया, फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 स्टूडेंट है, ठीक है, ए सेक्शन में। यहाँ पे उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं दिया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे राम है, कि यहाँ पे रमेश है, कि यहाँ पे सूरज है, वो सब यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। उनका सिर्फ इतना ही महत्व है कि वो एक डाटा के पार्ट है। जैसे हम 140 करोड़ में हम भी यहाँ पे पॉपुलेशन में इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये आयुष है, कि यहाँ पे ये राहुल है, वो सब नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। हम भी एक डाटा का सिर्फ बस पार्ट है, ओके। स्टैटिस्टिक्स में यही चीज है, ओके। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डाटा, हाउएवर क्वालिटेटिव डाटा आल्सो कैन बी कन्वर्टेड टू क्वांटिटेटिव डाटा बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू करस्पॉन्डिंग क्वालिटेटिव डाटा। यहाँ पे हमने देखा सब जगह हम सिर्फ नंबर ही देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। यहाँ पे भी हमने नंबर देखा, 10 लोग हैं, 40 लोग हैं, ओके। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को लेता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स लेता है सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को, ओके। लेकिन हम ये क्वालिटेटिव डाटा को अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं, बट ये जो क्वालिटेटिव डाटा है इट कैन बी नंबर्ड, क्वालिटेटिव डाटा कैन बी क्वांटिफाइड बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कि हम उसको अपने तरीके से, जो भी तरीका है उससे क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था एग्जांपल, ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है। गुड क्रिकेटर कितने हैं, 10 हैं, गुड फुटबॉलर है 40, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको क्वांटिफाई कर लिया। वो एट्रीब्यूट था, वो उसको क्वालिटी था, ठीक है, वो क्वालिटी को हमने वहां पे क्वांटिफाई कर लिया था, फिर हमने स्टैटिस्टिक्स बना लिया, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल जो पीछे दिया था प्लूरल सेंस में वही काम आ सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी एक्सेट्रा एंड पॉसिबल अंडर a specific set of conditions. If any of this is violated, projections are likely to be inaccurate. तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कभी भी जैसे प्रोजेक्शन करते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन कर लेते हैं, फ्यूचर तो अपने को पता नहीं है, ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस अगर अपन कर लेते हैं तो वो काफ़ी सारे उसमें पैरामीटर्स रहते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। उसमें मार्केट साइज देखा जाता है, ठीक है, मार्केट साइज देखते हैं हम। यहाँ पे इंडस्ट्री
इंडस्ट्री साइज भी देखते हैं, ठीक है। ये मार्केट साइज, इंडस्ट्री साइज जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आप लोग को समझ आते जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखा जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि ग्रोथ कितना हो रहा है, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रोथ कितना हो सकता है, ठीक है। उस सारे चीज़ों को लेके एक साथ लेके फ्यूचर प्रोजेक्शन किया जाता है, तब जाके स्टैटिस्टिक्स बनेगा, सारी चीज़ों को कंसिडर करके। अगर इसमें से एक भी पैरामीटर अगर यहाँ पे मीट नहीं करता, सपोज ये ग्रोथ अगर कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस का स्टैटिस्टिक्स भी गड़बड़ हो जाएगा। ये जो फ्यूचर प्रोजेक्शन जो बनाएंगे वो भी हमारा गलत आएगा, ओके, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट यही बोल रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। द थ्योरी ऑफ statistical inferences is built upon random sampling. If the rules for random sampling is not strictly adhered to, the conclusion drawn on the basis of this unrepresentative samples would be erroneous. In other words, experts should be consulted before deciding the sampling scheme. तो इसका क्या मतलब हुआ? कई बार बहुत सारे डाटा होते हैं, कई बार एकदम ह्यूज नंबर ऑफ डाटा होते हैं, ठीक है, लेकिन हम सारे डाटा तो कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या किया जाता है, एक सैंपल लिया जाता है। सपोज अगर हम देखेंगे कि एक एरिया, छोटा सा कोई सा भी एरिया ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक छोटा सा, हम यहाँ पे कोई सा भी एरिया ले लेते हैं। कौन सा एरिया ले, हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज ये चांदनी चौक एरिया ले लेते हैं, ठीक है, ओके। चांदनी चौक एक एरिया है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चांदनी चौक में कितने लोग, वहाँ पे चांदनी चौक में कितने लोग गुड क्रिकेटर हैं, ठीक है, वहाँ पे चांदनी चौक में कितने लोग गुड क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे, हम वहाँ सबको तो क्रिकेट खिला खिला के नहीं देख सकते, ओके। हम एक रैंडम यहाँ पे सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रैंडम एक सैंपल लिया जाता है कि यहाँ पे हम सैंपल से फिर वहाँ पे प्लेयर्स चुने, फिर वहाँ से देखें, ठीक है। अब यहाँ पे सबको तो घर से बुला के नहीं, तुम भी क्रिकेट खेल के दिखाओ, तुम भी दिखाओ, तुम भी दिखाओ, वो चीज़ तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम वहाँ से क्या है, एक सैंपल लेते हैं। वो सैंपल लिया, फिर उस सैंपल से फिर हम वहाँ पे डाटा निकालते हैं कि इसमें इतने लोग अच्छा खेलते हैं, ठीक है। तो हर बार तो हम अपने हिसाब से, कई बार अगर सैंपलिंग अगर गड़बड़ हो गया, इफ सैंपलिंग में अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स भी गलत आ जाएगा, ठीक है। हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स जो निकाला हुआ है वो पूरा गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वही बोला गया है कि एक्सपर्ट की मदद लिया जाए, ओके। ये फोर्थ पॉइंट था अपना, ठीक है। यहाँ पे ये था अपना थर्ड पॉइंट, ओके। फिर यहाँ पे ये था अपना फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट को हमने ऐसे ही देख लिया था, ठीक है, ओके। अब हम इसके आगे का टॉपिक में आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ये है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारा मैटर लिखा हुआ है, मैं इसको ब्रीफ में आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। हम आते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। मैंने अभी एक क्लास का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। क्लास 9th में यहाँ पे 4 सेक्शन में ABCD में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्लास 9th में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा हमने बोला था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से, यहाँ पे देखिए ABCD ये 4 सेक्शन है। मैंने क्या किया, मैं टीचर हूँ, मैंने बोल दिया एक बच्चे को, राहुल को, 10th क्लास के बच्चे को, ठीक है, ये है 10th क्लास का बच्चा, ओके। इसको मैंने बोल दिया कि क्लास 9th में जाना और जाके डाटा कलेक्ट करके लाना कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये वहाँ जाता है, वहाँ से इसने डाटा लाया कि इधर 50 स्टूडेंट्स थे, इधर 48 थे, इधर 46 थे और इधर 52 थे, ठीक है। ये राहुल ने डाटा कलेक्ट किया, तो ये इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे राहुल, ठीक है। ये राहुल ने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो अब जो राहुल ने जो ये डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, जो राहुल ने जो ये जो डाटा जो कलेक्ट किया है, ठीक है,
वो उसने डायरेक्ट उसने खुद से किया है, ठीक है, कहीं से उसने सोर्सिंग नहीं की, ठीक है, खुद गया, खुद ने काउंट किया, खुद जाके निकाल के आया। तो ये जो डेटा कलेक्ट है वो डायरेक्टली बाय राहुल है, ठीक है, वो डायरेक्टली बाय राहुल है। ओके, तो ये जो डेटा कलेक्शन का ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो हमने जो अभी जो प्रोसेस फॉलो किया, ठीक है, ये जो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे ये दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ये है अपना प्राइमरी डेटा, ठीक है। ये जो हमने जो डेटा जो निकाला है, सॉरी इसको प्रोसेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ये जो हमने जो डेटा जो कलेक्ट किया है, ठीक है, दिस कलेक्टेड डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ठीक है, दिस कलेक्टेड डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ठीक है। क्या है, डायरेक्ट कलेक्शन है, हम क्या कहीं से सोर्सिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ये है प्राइमरी डेटा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद प्राइमरी डेटा है तो अब सेकेंडरी डेटा भी आएगा। अब क्या है, राहुल आया, ठीक है, राहुल आया डेटा लेके हाथ में, ठीक है, यहाँ पे आया, इसने हाथ में पकड़ा था डेटा पूरा, ओके, इसने हाथ में पकड़ा था डेटा, इसने आके दिया मुझे, ठीक है, यहाँ पे टीचर, मेरा फोटो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफी गंदा बनता है, ओके। सो यहाँ पे इसने दिया आके डेटा दिया टीचर्स को। अब मैं उसको यूज करके मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। अब मैं वहां पे उसका यूज करके वो जो डेटा जो इसने जो दिया, मैं वहां डेटा को यूज करके मैं यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लेके मैं चार्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे इसको लेके ग्राफ प्रिपेयर कर सकता हूँ, ओके, ठीक है, ये जो डेटा को लेके जो मैं ग्राफ प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए जो वो जो डेटा होगा, वो जो डेटा जो मेरे पास आया वो सेकेंडरी डाटा हो गया, ठीक है, वो मेरे लिए सेकेंडरी डाटा होगा क्योंकि मैंने उसको सोर्स किया था किससे, राहुल से, ठीक है, मेरे लिए वो राहुल के द्वारा वो सोर्स किया हुआ था, ठीक है, वो डाटा मेरे लिए राहुल के द्वारा सोर्स किया हुआ था, ओके, ठीक है। तो वो हो गया मेरे लिए सेकेंडरी डाटा। तो आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया डाटा जो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में डाटा दो प्रकार के, एक है ये अपना प्राइमरी डाटा, ओके, ये एक अपना प्राइमरी डाटा, ओके, और एक ये हमारे पास आ गया यहाँ पे सेकेंडरी डाटा, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ये सेकेंडरी डाटा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का टॉपिक देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने सारी चीज लिखी हुई है प्राइमरी डाटा में, यहाँ पे अलग अलग आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं प्राइमरी डाटा के, ठीक है। अब यहाँ पे इस बीच में एक यहाँ पे चीज लिखा हुआ है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और कन्वर्ट क्वालिटेटिव इनटू इन दिस कनेक्शन, ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल आ गया है। इन दिस कनेक्शन वी मे नोट दैट अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज अ वेरिएबल, इन अदर वर्ड्स अ वेरिएबल इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। अगेन अ वेरिएबल में भी आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये जो यहाँ पे वर्ड आ गया आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आ गया। इसका मतलब अब क्या होता है, इसका मतलब अब क्या होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आगे डेफिनेशन लिखा, व्हेन अ वेरिएबल अज्यूम्स अ फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज इट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, मिसप्रिंट्स ऑफ अ बुक कंटेन्स नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रहा है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने जो डाटा जो निकालने बोला था, मैंने जो डाटा जो निकालने बोला था, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने जो निकालने बोला था, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए जा सकते हैं इजीली, ठीक है, काउंटेबल है, ओके, इजीली ये काउंटेबल है।
तो ये आ जाएगा अपना डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हो सकता है जैसे उसमें दिया था नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन यहाँ पे 25 अप्रैल। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन 25 अप्रैल इन यहाँ पे जगदलपुर ले लेता हूँ मेरी सिटी। ठीक है, अगर 25 अप्रैल को जगदलपुर में कितना एक्सीडेंट हुआ तो ये भी एक प्रकार, ये भी हम काउंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 0 एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से काउंटेबल है। ओके, तो ये आ गया हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। अब यहाँ पे दूसरा आता है, वहाँ पे टर्म दिया था कंटिन्यूअस वेरिएबल यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हम वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स थे 9th A में। यहाँ पे 9th A में 50 स्टूडेंट्स है। हमको सबका हाइट और वेट चाहिए हमको। ठीक है, हमको वहाँ पे हाइट और यहाँ पे वेट चाहिए। तो अभी खाली हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी का हाइट होगा 160 सेंटीमीटर, किसी का होगा 170 सेंटीमीटर, किसी का होगा 152 सेंटीमीटर, किसी का होगा 160, फिर से किसी का होगा 175 सेंटीमीटर और किसी का होगा फिर से 152। तो इस तरीके से डाटा आते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेंज ऑफ डाटा बन गया। ओके, तो इसमें क्या है, काफी सारे एक रेंज बन सकते हैं। सपोज यहाँ पे 150 से 155 सेंटीमीटर तक के कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, 155 से 160 सेंटीमीटर के यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, इस तरीके से एक डाटा बन सकता है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से जो हम बनाएंगे इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा आ गया कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये जो इस तरीके से जो हम जो डाटा बनाते आ रहे हैं वो आ गया हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुक में, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में दिया हुआ है। अ वेरिएबल ऑन द अदर हैंड इज नोन टू बी कंटिन्यूअस इफ इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम गिवन इंटरवल। देखियो, मतलब ये जो गिवन इंटरवल में से कोई सभी वैल्यू अगर अज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अब ये 150 से 155 तक, तो ये 150 से 155 तक कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट में जाते हैं। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कलेक्शन ऑफ डाटा देख लिया। अब हमने जो प्राइमरी जो डाटा देखा था, प्राइमरी डाटा, अब वो प्राइमरी डाटा हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, हम एक एक मेथड देखते हैं अच्छे से। ठीक है, प्राइमरी डाटा को निकालने के अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे है प्राइमरी डाटा का कलेक्शन मेथड, थोड़ा सा पीछे पे लिखेंगे प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कलेक्शन मेथड। तो यहाँ पे 4 तरीके के मेथड होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे उसमें 4 तरीके के यहाँ पे मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड के। फर्स्ट मेथड है इंटरव्यू। ठीक है, फर्स्ट मेथड है इंटरव्यू मेथड। ठीक है, ओके, फिर एक दूसरा मेथड है, यहाँ पे दूसरा मेथड क्या दिया हुआ है, मेल्ड क्वेश्चनर। ऐसा ही कोई मेथड दिया हुआ था। ओके, मेल्ड क्वेश्चनर। ओके, फिर थर्ड मेथड अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन मेथड, और फोर्थ क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे थर्ड मेथड दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चनर सेंट एंड कलेक्टेड, फिर उसके बाद। ओके, अब यहाँ पे इंटरव्यू मेथड में भी 3 प्रकार के इंटरव्यू मेथड है। यहाँ पे है अपने पास पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू है, डायरेक्ट भी बोल सकते हो उसको,
एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू और एक होता है टेलीफोनिक, यहाँ पे टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। अब यहाँ इसको आगे देखते हैं इंटरव्यू मेथड का। फर्स्ट आ जाते हैं हम पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू समझ रहे होंगे आप लोग, डायरेक्ट फेस टू फेस, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे फेस टू फेस रहते हैं और हम फिर उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे राहुल आया था मेरे पास, ठीक है, राहुल यहाँ पे मेरे पास आया और उसने, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डाटा उससे कलेक्ट कर लिया, ठीक है। राहुल यहाँ पे आया था यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। अब फोटो बना ही देता हूँ मैं, ओके, हैप्पी वाला। राहुल यहाँ पे आया मेरे पास और मैंने क्या किया, इससे यहाँ से मैंने डेटा कलेक्ट किया। पर्सनल इंटरव्यू टाइप से था, फेस टू फेस, ठीक है। राहुल भी क्या किया था, वहां पे गया उसने क्लास 9th में और वहां से उसने डाटा कलेक्ट किया। ये एक हिसाब से पर्सनल इंटरव्यू टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे और भी तरीके के हो सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू, ओके, कि हम वहाँ पे जाके देख रहे हैं सामने सब चीज़, जाके हम फेस टू फेस पूछ के हम डाटा ले रहे हैं, ओके। हम वहाँ पे सपोज अगर हमको यहाँ पे और कहीं पे जाके डाटा लेना है, सपोज हमको यहाँ पे ले रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ कंपनी में, ठीक है, कंपनी में प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, कंपनी में कितना प्रोडक्शन हुआ, अगर हमको उसका डाटा लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे फेस टू फेस जाके पर्सनल इंटरव्यू करके हम वहाँ पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सामने गए, सामने से पूछा, उनसे देखा और वहाँ से हमने ले लिया, ओके। अब यहाँ पे जो सेकंड मेथड है, ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड मेथड जो है अपने पास है, ये अपना फर्स्ट मेथड है पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पे अपन सेकंड मेथड ले लेते हैं, ठीक है, बुलेट्स रखे थे यहाँ पे सेकंड मेथड। ये क्या है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, ठीक है। यहाँ पे है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होगा, हम डायरेक्ट उनसे नहीं पूछेंगे, हम यहाँ पे कोई सा दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है, अदर वेज ऑफ आस्किंग द डाटा, ठीक है। अगर हम उसको किसी तरीके से रीच नहीं कर पाते, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे राहुल को रीच नहीं कर पाता, सपोज आई कुडंट रीच राहुल, ठीक है, आई कुडंट रीच राहुल टू कलेक्ट डेटा, ठीक है, राहुल टू कलेक्ट डेटा। तो इस केस में फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उसके किसी दोस्त को बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे उसको किसी दोस्त को बोल सकता हूँ, तो आस्क हिज फ्रेंड टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है, आस्क हिज फ्रेंड टू कलेक्ट द डेटा, ओके, इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं उसके फ्रेंड के द्वारा मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ थर्ड मेथड है टेलीफोनिक। टेलीफोनिक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, काफ़ी इजी है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर लिए, ओके, कॉल एंड आस्क, ये तो काफ़ी इजी है। अगर मेरे को कहीं से डाटा फिर कलेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे राहुल नहीं मिल रहा है तो मुझे उसके दोस्त को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको खुद ही कॉल करके पूछ सकता हूँ, ओके। सो ये अपना थर्ड मेथड है टेलीफोनिक मेथड, ओके। सो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू वाला अपन इंटरव्यू मेथड पे आ गए। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा मेथड क्या था, दूसरा है मेल्ड क्वेश्चनर। दूसरा मेथड है यहाँ पे, सेकंड मेथड क्या है, मेल्ड क्वेश्चनर। मेल्ड क्वेश्चनर। अब ये मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में क्या होगा, ठीक है, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में क्या होगा, send an email and ask all the required, ठीक है, और ask all the required data, ठीक है।
सपोज यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे किसी पर्सन को बोल दिया, सपोज मैंने एक्स को बोल दिया है कि उस क्लास से कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे कितने मेल हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो निकाल लो। ठीक है, फिर यहाँ पे सबकी हाइट कितनी है वो निकाल लो। ओके, सबके वेट कितने हैं वो निकाल लो, सबका ब्लड ग्रुप क्या क्या है वो निकाल लो। ठीक है, अगर मुझे ये सारे डाटा चाहिए, मैं क्या करूँगा, एक मेल भेज दूंगा कि मुझे ये डाटा चाहिए एक्स को, और फिर वहाँ से फिर मैं डाटा निकाल लूँगा। लेकिन ये मेल्ड क्वेश्चनर में क्या दिक्कत आता है, मेल्ड क्वेश्चनर में दिक्कत क्या आ सकता है कि एक्स को अगर काम नहीं करना तो वो इग्नोर कर सकता है मेल को। ठीक है, इग्नोर कर सकता है वो ईमेल को। ठीक है, वो यहाँ पे इग्नोर कर सकता है अगर उसको काम नहीं करना तो, या तो झूठ बोल सकता है कि वो स्पैम में चले गया। ओके, तो पता नहीं चला। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम उसको कहाँ ढूंढने जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं जो थर्ड अपना दिया हुआ है, थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड हमारे पास कौन सा था, ऑब्जर्वेशन मेथड था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, ठीक है, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड मेथड आता है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, यहाँ पे मैंने x को बोला था कि हाइट भी निकाल के लाना। ठीक है, यहाँ पे मैंने x को बोला था कि हाइट और वेट निकाल के लाना। ठीक है, अब x ने मुझे डाटा दिया है, x हैज सेंड मी डाटा बट आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, आई डोंट बिलीव इट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक मोटा लड़का था और उसका वेट उसने काफ़ी कम लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक मोटा लड़का था और उसका वेट उसने काफ़ी कम लिखा हुआ, तो मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें खुद जाके, ठीक है, अब मैं जाऊँगा अगेन। ठीक है, गो देयर सेल्फ एंड यहाँ पे फिर मशीन से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक ऑल द डाटा या फिर कलेक्ट ऑल द डाटा। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, या तो मैं बोलूँगा कि मैं फिर से नए सिरे से खुद ही कलेक्ट करूँगा। कलेक्ट ऑल द डाटा, कलेक्ट ऑल द डाटा बाय वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे भी यूज ऑफ मशीन जो भी, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या हुआ, हमने खुद जाके वहां पे जाके ऑब्जर्व किया वो डाटा को, फिर हमने कलेक्ट किया। ओके, ये है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब यहाँ पे फोर्थ मेथड दिया हुआ था। फोर्थ मेथड कुछ लंबा चौड़ा नाम था, क्या नाम था फोर्थ मेथड का, देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंट बाय एन्यूमरेटर्स, यहाँ पे है क्वेश्चनर filled and sent by enumerators, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, सेंड बाय enumerators, अगर ये इस तरीके से है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने ईमेल में लिखा था तो वैसे ही हम एक पेपर्स में लेते हैं। ठीक है, पेपर्स में आस्क ऑल द इंफॉर्मेशन। कई बार होता है, कई बार हम जैसे कोचिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमको इंक्वायरी फॉर्म भराया जाता है। ठीक है, वहाँ पे हमको इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, तो वो एक तरीके से हमारा डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेते हैं इन कोचिंग्स। ठीक है, इन कोचिंग सेंटर्स
इंक्वायरी फॉर्म्स आर फिल्ड, ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म्स आर फिल्ड, ओके। ये कोचिंग सेंटर्स में इंक्वायरी फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं, ठीक है। सो वो जो इंक्वायरी फॉर्म जो फिल कराए जाते हैं वो एक तरीके से हमसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन एयर। तो कई बार क्या है, कई बार ये क्वेश्चन एयर्स को सेंड किया जाता है, सेंड थ्रू, ये कोचिंग सेंटर्स में नहीं होगा, लेकिन हमको और कहीं अगर जैसे डाटा लेना है, हमको जैसे दूर दराज कहीं किसी से डाटा लेना है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पोस्ट से सेंड कर देंगे वो क्वेश्चन एयर्स, और उनको बोलेंगे फिलअप करके सबमिट कर दो, ठीक है। सो ये एक तरीका हो सकता है डाटा कलेक्शन करने का, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों तरीके देखे डाटा कलेक्शन करने के। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही चीज मैंने सिंपल तरीके से हमने समझा दिया है, ओके। देखिए मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड बताया गया यहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। हमने देखा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमको जाके फिर से हमको पूरा चेक करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन आर फॉर्म ऑफ डेटा यूज फॉर लार्जर इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्सन्स, अगर बहुत सारे लोग से करना है, ठीक है, तो सबको भेज दिया गया और वहां से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब हमको जैसे सेकेंडरी डाटा चाहिए बहुत सारे, तो बहुत सारे सोर्सेस है, अब अलग अलग चीज़ों के सेकेंडरी डाटा चाहिए, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे सोर्सिंग से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपने पास डाटा आ गया तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्रूटनी करते हैं, ठीक है। डाटा का स्क्रूटनी का मतलब क्या हुआ, स्क्रूटनी ऑफ डाटा का मतलब होगा रीचेकिंग, ठीक है। एक हिसाब से हम उसको रीचेकिंग करेंगे, रीचेकिंग नहीं, एक हिसाब से उसको बोल सकते हैं कि हम उसको चेक ही कर रहे हैं, एक हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, चेक द डाटा, ठीक है, कि ऑलमोस्ट बराबर है कि नहीं। हम सारी चीज़ें तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि मैंने वो चेक किया वहाँ पे डाटा, ठीक है, मैंने वो राहुल का डाटा मैंने चेक किया था, मैंने वो एक्स पर्सन का डाटा मैंने चेक किया, ठीक है, मैंने वो एक्स पर्सन का डाटा मैंने चेक किया, ठीक है। तो मुझे पता चला कि एक वेट तो गलत आ रहा है, ठीक है, एक वेट तो गलत आ रहा है, उस मोटे लड़के का उसने वेट कम लिख दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो डाटा को जब हम वो जो चेक जो करेंगे वहाँ पे पता चलेगा कि हम कहाँ पे ये गलती हो रही है, तो ये आ जाता है स्क्रूटनी ऑफ डाटा का प्रोसेस, ओके, ये आ जाता है स्क्रूटनी ऑफ डाटा का प्रोसेस, ठीक है, ओके। यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज एन एग्जाम्पल इफ द डेटा फॉर द पॉपुलेशन एरिया एंड डेंसिटी फॉर सम प्लेसेस आर गिवन। अगर डाटा दिया हुआ है पॉपुलेशन एरिया और डेंसिटी का किसी जगह का, तो हम उसको वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अगर ये डेंसिटी और ये पॉपुलेशन अपॉन एरिया ये बराबर अगर आ गया दोनों वैल्यू, ठीक है, सो हमारा यहाँ पे डाटा करेक्ट है, ठीक है। अगर ये चीज बराबर नहीं आता तो हमारे यहाँ पे डाटा गलत है, ठीक है, यहाँ पे डाटा में कुछ गड़बड़ है, ओके। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हमने डाटा कलेक्ट तो कर लिया पूरी तरीके से, हाथ पांव मार के हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर लिया, ओके। अब हम डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको हमको प्रेजेंट भी करना है, ठीक है। अब हमको डाटा कलेक्ट करने के बाद अब हमको उसको प्रेजेंट भी करना है, ओके। खाली कलेक्ट करके तो रख नहीं सकते, उसको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब हम प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, ये वो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। हम प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, ताकि ये वो नीट हो, प्रिसाइज हो और कंडेंस फॉर्म में हो, मतलब साफ सुथरा है वो और अपने को पता चल जाए। जैसे मेरे पास अगर कोई डाटा आ गया, अगर कोई डाटा अगर कोई अदर पर्सन अगर मुझे वो मांगे, ठीक है, तो मैं वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से मैं उसको दे सकूँ। सपोज अगर मेरे पास डाटा आ गया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास 9th, यहाँ पे मैं डाल दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है एक प्रेजेंटेशन का, ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 9th और यहाँ पे ये सेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिए ये सेक्शन ताकि पता चलेगा कौन से सेक्शन का, ABCD ये 4 सेक्शन है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 48, यहाँ पे 46 और यहाँ पे 52। देखिए इस तरीके से अगर मैंने अच्छे से ये टेबल मैंने बना दिया है, यहाँ पे वैसे अच्छे से बनाया नहीं है, लेकिन सपोज अगर हम ऐसे ही अच्छे से टेबल अगर इसको बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होगा, किसी को भी अगर ये डाटा जानना है तो उसको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये तो हमारे पास सिंपल छोटा सा डाटा था, ठीक है, ऐसे करके बहुत लार्ज डाटा होते हैं, तो अगर उसको अगर अच्छे से प्रेजेंट कर दिया जाए तो काफ़ी आसानी होगी देखने में, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है, इट मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल between various characteristics if necessary and thereby finding the association of the lack of it between them। यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल हो सकता है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, जैसे हमने देखा था गुड क्रिकेटर गुड फुटबॉलर के हिसाब से, ठीक है, तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कंपैरिजन किया जा रहा था। ओके, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लिए थे हम गुड क्रिकेटर और गुड फुटबॉलर। यहाँ पे ये जो गुड क्रिकेटर वाला एग्जांपल जो लिए थे वो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो आ सकता है गुड क्रिकेटर। ओके, ये आ गया ये वाला एग्जांपल। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा का मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्लासिफाइड डेटा का मतलब क्या हुआ कि जिस डेटा को हमने अलग अलग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे क्लास 9th के निकाल लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि क्लास 10th का अगर मैं निकालूँ, ठीक है, क्लास 10th का निकालूँ, तो क्लास 10th का मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th का डेटा मेरे पास नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अब मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ सिर्फ एक क्लास 9th का डेटा, क्लास 10th का डेटा मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे 4th पॉइंट, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक्स डेटा मोर रीडेबल एंड रेडली अंडरस्टैंडेबल। ओके, अननेसेसरी डिटेल्स को यहाँ पे निकाल दिया गया है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर उसने ऐसे लिख के आया, ऐसे लंबा लंबा लिख के ना क्लास 9th स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ पे अगर उसने ऐसे लंबा लंबा लिख के लाया और काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी, ठीक है, तो मुझे तो अननेसेसरी डाटा मैंने हटा दिया था, मैंने सिर्फ खाली जो ज़रूरत है मुझे ए और स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, सेक्शन और स्टूडेंट्स चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम डेटा को, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देख लेते हैं, ठीक है, हम जाते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, इसको बोला जाता है या तो टेम्पोरल या तो इसको बोला जाता है टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, इसको बोला जाता है या तो टाइम सीरीज डेटा, इसको इस तरीके से भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, सपोज अगर डाटा निकाल रहे हैं हम, है ना, सपोज हम यहाँ पे 2020 से यहाँ पे सीए फाउंडेशन में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, सपोज यहाँ पे ऐसा निकालेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन सीए फाउंडेशन, ठीक है, हम इसका डाटा निकालेंगे, ठीक है, सीए फाउंडेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर अपीयर होते हैं उसका डाटा निकालेंगे। तो यहाँ पे कब, यहाँ पे 2020 में कितने अपीयर हुए, 2021 में कितने अपीयर हुए, यहाँ पे 2022 में कितने अपीयर हुए, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आ गए 1 लाख, ठीक है, यहाँ पे आ गए 1 लाख, यहाँ पे आ गए 1.2 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए, यहाँ पे 2022 में अपीयर हुए 1.4 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये क्या है, ये टाइम सीरीज डाटा है, कौन से टाइम में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ठीक है। तो यहाँ ये जो अपना जो ये टाइम आ गया 2020, 21, 22, ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम सीरीज डेटा,
ठीक है, ये हमारा टाइम सीरीज डेटा या क्रोनोलॉजिकल भी डेटा बोल सकते हो, 20 के बाद 21 फिर 22। ओके, ठीक है। सो ये आ गया हमारा यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा। ओके, यहाँ पे सेकंड कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे अपने पास सेकंड है ज्योग्राफिकल और स्पेशियल सीरीज डेटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया ज्योग्राफिकल यहाँ पे ICAL ज्योग्राफिकल और स्पेशियल सीरीज डेटा, ये आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने देख लिया वहां पे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स 2020 में कितने थे, हमने एग्जैक्ट तो नंबर नहीं है, वो एक अजम्पशन है, 1 लाख थे। ओके, ठीक है, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स है 1 लाख। ठीक है, ओके। अब हमको अगर देखना है कि हर स्टेट वाइज कितने आ रहे हैं, एमपी से कितने थे, सीजी से कितने थे, महाराष्ट्र से कितने थे, अगर हमको ये चीज़ देखना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से कितने थे, तो ये क्या आ गए, ये हमारे क्या है, स्टेट्स हैं। ओके, ये हम स्टेट वाइज, तो अगर एमपी से देखेंगे तो एमपी से थे 10,000। ठीक है, ये के मतलब 1000 होता है। ओके, के मतलब होते 1000, यहाँ से थे 5000, यहाँ से महाराष्ट्र से थे 25,000 रुपये, आंध्र प्रदेश से थे अपने पास यहाँ पे 15,000 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर हमारे पास ये स्टूडेंट डाटा दिया हुआ है, तो ये जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये हमारे पास ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एरिया वाइज। ओके, ये हमारे पास ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड डेटा में आते हैं। ठीक है, थर्ड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड अपने को दिया हुआ है क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डाटा। ठीक है, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डाटा। अब हम क्वालिटेटिव कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डाटा। तो यहाँ पे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने लिया 2020 में थे कितने स्टूडेंट्स, 1 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे, इसमें से मेल्स कितने हैं, ठीक है, इसमें से अपने पास फीमेल्स कितने हैं। ओके, ठीक है, तो ये अपना मेल और फीमेल, ये जेंडर आ गया, तो ये एक प्रकार का क्वालिटेटिव डाटा हो गया। ठीक है, ये जेंडर आ गया तो एक हिसाब से क्वालिटेटिव डाटा हो गया। तो सपोज हम यहाँ पर लेते हैं 60,000 मेल्स और 40,000 फीमेल्स से। ओके, इस तरीके से है। ठीक है, ये तरीके का भी डाटा हो सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तो हम यहाँ पे स्कूल की तरह हाइट वेट तो नहीं निकालते हैं, तो उस तरीके का क्वालिटेटिव डाटा नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम और कुछ ले लेते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे अगर हम और कुछ तरीके से ले लेते हैं, हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाइज ले लेते हैं। हमने वहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछ लिया था। ठीक है, हम वहाँ पे ब्लड ग्रुप वाइज ले लेते हैं। तो ए पॉजिटिव वाले कितने स्टूडेंट थे, 15 के स्टूडेंट थे। बी पॉजिटिव वाले कितने स्टूडेंट थे, 30 के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, यहाँ पे फिर ओ पॉजिटिव वाले कितने थे, यहाँ पे ओ पॉजिटिव वाले थे अपने पास 10 के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा डाटा आ सकता है। ओके, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ये भी क्या है, क्वालिटी है, एक हिसाब से क्वालिटेटिव डाटा में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ फोर्थ कौन सा दिया हुआ है अपने को, फोर्थ दिया हुआ क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा तो अपने को पता ही है, क्वांटिटेटिव डाटा तो अपने को पता ही है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ टाइप। ओके, यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, क्वांटिटेटिव डाटा, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक हमने एग्जांपल लिया था हाइट ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
सपोज ये 150 से 155 सेंटीमीटर तक कितने स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है। 155 से 160 तक के कितने हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज यहाँ 15 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे 160 से 165 तक कितने हैं, यहाँ पे है सपोज 8 स्टूडेंट्स है। 165 से 170 तक के यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स है। इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव डाटा आ गया, कितना हाइट और यह कितने स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप लोग जो ये सब जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि 155 भी इधर है, यहाँ पे भी है, तो 155 वाले को कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अब हम हमेशा अगर ऐसा कभी भी आता है तो 155 वाले को इधर लेंगे, इधर नहीं, ठीक है। हम 155 वाले को इधर लेंगे, इधर नहीं लेंगे, ओके। हमेशा ये वाला लिमिट देखा जाता है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना, ये देखा जाएगा, ओके। हमेशा ये वाला लिमिट देखा जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। 4 तरीके के डेटा प्रेजेंटेशन करने के तरीके दिखाए यहाँ पे, किस किस तरीके के डेटा हो सकते हैं और उसको किस किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे डेटा किस तरीके के क्लासीफाई है, अभी प्रेजेंटेशन हमने नहीं देखा है। यहाँ पे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन अब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यहाँ पे 3 तरीका दिया हुआ, टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक। हमको पता नहीं था, लेकिन हमने तब भी टेबुलर प्रेजेंटेशन हमने देख लिया इतने टाइम से, लेकिन इसमें का जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग तरीके का है, तो उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे है 3 तरीके का, यहाँ पे है अपने पास 3 तरीके का। पहला है टेक्सचुअल, दूसरा है टेबुलर और तीसरा है ग्राफिकल। ये हमारे 3 तरीके के मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके। सो अब यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं अपन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में काफी सारा लंबा लंबा मैटर लिखा होगा, ठीक है। देयर आर, ऐसा टाइप से, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। यहाँ पे 31 स्टूडेंट्स आर फीमेल एंड फिर यहाँ पे आ सकता है 19 स्टूडेंट्स आर मेल, ठीक है। ऐसा टाइप का डाटा आ सकता है, 19 स्टूडेंट्स आर मेल। तो ये क्या है, जैसे इस तरीके का लिखा हुआ है, ये लंबा लंबा लिखा हुआ है, ये पूरा टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। सो ये क्या है, ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, लेकिन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ज़्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका काफ़ी सारे मैटर लिखा हुआ है और यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। इन 2009 आउट ऑफ टोटल ऑफ 5000 वर्कर्स ऑफ रॉ एनिमल फैक्ट्री, 4200 वेयर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स वेयर 20% ऑफ टोटल वर्कर्स, आउट ऑफ इस 30% वेयर द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफ़ी सारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है जो मैंने बोला था, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हाउएवर इज नॉट प्रेफर्ड बाय स्टैटिस्टिशियंस सिंपली बिकॉज इट इज डल, मोनोटोनस एंड कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस मेथड, ठीक है। इसको नहीं किया जाता है क्योंकि ये मेथड है अपने पास, ये मेथड क्यों है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रेफर्ड, ठीक है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन is not preferred mostly, ठीक है, not preferred mostly because it is dull, monotonous और यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने में मुश्किल होती है, ठीक है। एंड
ऑब्जर्वेशन इज टिपिकल बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको जो भी वर्ड यूज करना हो। सपोज अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है कि क्यों इसको प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है, तो इसके लिए ये चीज काम आ सकती है। एन ऑब्जर्वेशन इज टिपिकल। तो आप लोग को बस ये मैटर समझ में आ जाए तो वहां पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन में, जो कि है टेबुलर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे है जो नेक्स्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो कि है टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ टेबुलर प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे हम एक इमेज ले लेते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन का, ये है एक इमेज, ठीक है। इस इमेज को रोटेट कर दिया, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं। इमेज हो नहीं रहा है, थोड़ा सा इनलार्ज। इमेज को मैंने बड़ा कर दिया है। ठीक है, सो ये एक हमारा टेबल का फॉर्मेट है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट ऑफ टेबल, टेबल नंबर, यहाँ टाइटल दिया हुआ है, हेड नोट। ये जो रहता है हमारा यहाँ पे, ये जो हमारे पास यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, कलर चेंज करते हैं। ये वाला जो दिया हुआ है पार्ट, ठीक है, जो ऐसे जो रहते हैं हॉरिजॉन्टल में, इसको क्या बोला जाता है, रोज, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल में रहते हैं इसको बोला जाता है रोज, और जो ये वर्टिकल में रहते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल में रहते हैं, इसको बोला जाता है कॉलम्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं रोज, और इसको बोला जाता है कॉलम्स, ठीक है। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं जैसे ये है स्टब, इसको बोला जाता है स्टब, ये है रो हेडिंग। यहाँ पे स्टब एंट्रीज, यहाँ पे हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार की यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं, स्टब एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोग को दिखेगा नहीं, तो इसको रब कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंट्री करते थे, हम वहाँ पे लिखते थे कि स्टेट वाइज जैसे हम लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे सीजी, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे सीजी, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो ये सारी जो एंट्रीज हो जाएंगी, ये हो जाएंगी स्टब एंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम हेड, ये सब हेड और ये कॉलम हेड। अगर हमको यहाँ पे डाटा अलग अलग निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको ये देखिए, या तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम हेडिंग में हमने डाल दिया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम डाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सब हेड में डाल सकते हैं यहाँ पे मेल है कि यहाँ पे फीमेल है, ओके, ठीक है। नंबर स्टूडेंट सब हेड में मेल है फीमेल है। अब अगर हमको ये कॉलम हेड अगर दो बनाना है तो बना सकते हैं, अगर एक ही एक चाहिए तो एक ही एक बना सकते हैं, ओके, ये मेल और फीमेल करके। और यहाँ पे अगर और भी कुछ अगर डाटा हो अलग अलग प्रकार का, तो हम यहाँ पे दो कॉलम हेड और यहाँ पे दो कॉलम हेड, ठीक है। तो ये फीमेल के अंदर दो कॉलम हेड आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एज वाइज अगर बायफर्केशन कर लेते हैं, सपोज यहाँ एग्जांपल ले लीजिए, एज वाइज बायफर्केशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं बिलो 20 ईयर्स, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं अबाउट 20 ईयर्स वाले, ठीक है।
यहाँ पे भी ले लेंगे बिलो 20 ईयर्स और यहाँ पे भी ले लेंगे अबाउट 20 ईयर्स। ओके, ठीक है, ये इस तरीके का हम डाटा ले सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास जो भी डाटा आ रहा है वो डाटा को डाल देंगे। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, ये सब आप समझ पा रहे होंगे, ये फॉर्मेट ऑफ टेबल है। यहाँ पे टेबल नंबर जो भी अपने को देना है, अगर बहुत सारे जैसे टेबल बना रहे हैं, सपोज ये तो अभी एक ही टेबल है, यहाँ पे बहुत सारे टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ टेबल नंबर देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके टेबल नंबर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम टाइटल लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइटल। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हेड नोट अगर कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। ये है टोटल ऑफ रोज, तो ये जो वर्टिकल जो यहाँ पे ये जो रहेंगे इसके जो टोटल्स आएंगे वो यहाँ पे, ठीक है, और ये जो टोटल ऑफ कॉलम्स जो इस तरीके के जो यहाँ पे जो टोटल आएंगे उसके यहाँ पे टोटल लिख लेंगे। ओके, ठीक है, सो ये है अपना एक फॉर्मेट ऑफ टेबल है। ओके, ये है अपना एक फॉर्मेट ऑफ टेबल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कहीं से भी। ओके, यहाँ पे भी अपने को वही चीज़ दिया हुआ है, टेबुलर प्रेजेंटेशन में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। तो हम इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, टेबल अंडर कंसिडरेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड बॉडी। कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब चीज़ दिया हुआ है। ये जो कैप्शन है, कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल। ये कॉलम हेडिंग में ये देखिए कैप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। ओके, नहीं तो ये स्लाइड्स तो मैं शेयर करूंगा ही, स्लाइड में आप लोग को ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये सब देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में भी दिया हुआ है, नीचे में एक चीज़ दिया हुआ है सोर्स नोट और फुट नोट। ठीक है, सोर्स नोट तो यहाँ पे अपन सोर्स डाल देंगे कि कहाँ से अपने को ये डाटा मिला, और फुट नोट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पे मेल को M से डिनोट किया और फीमेल को F से डिनोट किया, तो हम यहाँ फुट नोट में लिख देंगे कि M इज मेल एंड F इज फीमेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम इसको आगे देखते हैं। सपोज हमने ये टेबल एक बना लिया था। ठीक है, जैसे वहां पे जैसे एक टेबल बना हुआ है, अच्छा नहीं बनता इसलिए मैंने वहां से इंपोर्ट कर लिया था। ठीक है, टेबल। ओके, तो हमने यहाँ पे बनाया, ये है, ये आता कॉलम हेडिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता सब हेडिंग। ठीक है, फिर यहाँ से फिर आ जाते हैं सब हेडिंग में भी ये 2 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाते हैं सब हेडिंग में भी ये 2 पार्ट्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है टोटल रोज। ओके, टोटल ऑफ रोज, और यहाँ पे आ जाता है ये टोटल ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ पे एक ये स्टब हेड। ओके, इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था सोर्स। तो अब जैसे मुझे वो जो टेबल मिला है वो कौन से सोर्स से मिला है, वो मिला है मुझे गूगल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोर्स लिख सकता हूँ, जो जहाँ से भी डाटा मिला था मुझे, ठीक है, वो सोर्स में डाल सकता हूँ। अगर सेकेंडरी डाटा है तो सोर्स आएगा ही आएगा। ठीक है, प्राइमरी डाटा है तो सोर्स नहीं भी आ सकता। ठीक है, यहाँ पे अपन फुट नोट डाल देंगे। फुट नोट में क्या डाल सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट किया है NS। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेल्स को डिनोट किया F और M से, और फीमेल को डिनोट किया F से। तो यहाँ पे डाल दूंगा NS इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, NS इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, M इज द मेल, और यहाँ पे F इज फीमेल। ओके, इस तरीके से मैं डिनोट कर दूंगा। यहाँ पे फुट नोट में मैं ये चीज डाल दूंगा, या तो आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं टेक्सचुअल फॉर्म में भी। NS, M एंड F डिनोट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से भी टेक्सचुअल फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे यही सारी चीज लिखी हुई है जो वहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज। द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, जो बीच का जो पार्ट था बॉडी। द टेबल शुड बी वेल बैलेंस्ड इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जो मैंने जो बनाया है ड्राइंग वो वेल बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन जो हमने इंपोर्ट किया वो वेल बैलेंस्ड है इन लेंथ एंड ब्रेड्थ।
नॉर्मली हम ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वेल बैलेंस होती ही हैं, ठीक है। टेबल मस्ट बी अरेंज इन अ टेबल्स, द डेटा मस्ट बी अरेंज इन अ टेबल such a way that the comparison between different figures are made possible without much labor and time। तो ये टेबल बनाने का मतलब ही क्या है कि हम डेटा को यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर पाए। अब मैं यहाँ पे अगर डेटा को अच्छे से अगर मैं अरेंज कर दूंगा सारे डेटा को, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मेल इतने थे, और मेल में भी बिलो 20 ईयर्स वाले मेल छत्तीसगढ़ से कितने हैं, एमपी से कितने हैं, महाराष्ट्र से कितने हैं, और आंध्र प्रदेश से कितने हैं। ये सारी चीज़ें डाटा में इससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम फिर यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे टोटल ऑफ रोज करेंगे तो सीजी के कितने स्टूडेंट्स हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं बिलो 20 ईयर्स के मेल कितने हैं, अबाउट 20 ईयर्स मेल कितने हैं, बिलो 20 ईयर्स फीमेल, और अबाउट 20 ईयर्स यहाँ पे फीमेल कितने हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे अब डेटा शुड बी अरेंज्ड इंटेलिजेंटली इन अ वेल बैलेंस्ड सीक्वेंस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द टेबल शुड बी अपीलिंग टू द आईज सो फार एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है। मतलब अच्छे से अपीलिंग मतलब सामने वाले को देखते ही पसंद आ जाना चाहिए, कि उसको डेटा देखते साथ ही समझ में आ जाना चाहिए कि एक साथ देखा और एकदम मज़ा आ गया डेटा देख के। ओके, जैसे आप लोग जैसे अगर एग्जाम में अगर प्रेजेंट करते हैं, जैसे आप लोग को लॉ और अकाउंट्स में जैसे प्रेजेंट करना रहता है, तो आप अगर उसको प्रेजेंट अगर काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको मार्क्स और अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। कई बार स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में गलती कर देते हैं तो वहाँ पे उनको मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे नोट्स डिस्क्राइबिंग द सोर्स ऑफ डेटा एंड ब्रिंगिंग क्लैरिटी एंड इफ नेसेसरी अबाउट एनी रोज और कॉलम नोन एज फुट नोट्स। तो फुट नोट्स के बारे में मैंने बताया, शुड बी शोन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। फुट नोट को बॉटम ऑफ द टेबल में बताना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, वर्कर्स ऑफ रॉ एनिमल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड यूनियन मेंबरशिप। ये क्या है, ये अपना आ गया स्टब, इसको बोला जाएगा, ये आ गया स्टब, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया अपना स्टब, ठीक है। यह अपना आ गया ये स्टब का, यहाँ पे क्या बोला जा रहा था इसको, यहाँ पे इसको हम बोल रहे थे स्टब एंट्रीज। देखो इसको हम बोल रहे थे स्टब एंट्रीज। तो ये जो हमारा जो यहाँ पे जो ये जो आ रहा है ये हमारा स्टब एंट्रीज, ठीक है, ये हमारा स्टब एंट्रीज है। यहाँ पे ये जो आ गया ये ऊपर का आ गया, ये हमारा कैप्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया कैप्शन, ये नहीं है टोटल नहीं है, ये दोनों हो गए हमारे कैप्शन। इसे आप देख पा रहे हैं, ये दोनों हो गए हमारे कैप्शन, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आ गए ये हमारे सब हेडिंग आ गए, ठीक है, ये हमारे कॉलम के सब हेड आ गए। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास सब हेड, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सब हेड आ गए ये हमारे, ठीक है। ये जो हमारा जो ये जो बीच का जो पार्ट आ गया ये हमारा आ गया ये बॉडी, ठीक है। ये जो बीच का जो पार्ट आ गया है इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। रेड कलर नहीं ब्लू कलर करते हैं, ओके। यहाँ पे पेन भी चेंज कर देते हैं, फाउंटेन पेन कर देते हैं, ओके। तो ये जो हमारा जो ये पार्ट आ गया, और ये तो फिर से वो कलर वही हो गया, ओके। यहाँ पे ब्लू कलर में बॉल पेन या तो ब्रश पेन ले लेते हैं। ये जो हमारा जो ये जो पार्ट जो आ गया ये वाला जो पार्ट है ब्रश पेन से जो हमने लिखा है क्या हो गया, ये एक सेकंड पेन काम नहीं कर रहा है तो यही पेन ले लेते हैं हम, ये ब्लू कलर का जो पार्ट जो ले रहे थे, ठीक है। ये जो हमारा जो ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये हमारा आ गया बॉडी, ओके, ये हमारा आ गया है बॉडी, ठीक है, देख पा रहे हैं। और ये सब जो ये टोटल्स आ गए, ये टोटल ऑफ रोज आ गए थे, ठीक है, ये आ गए थे हमारे टोटल ऑफ रोज, ठीक है, ओके। तो ये आप जैसे देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फुट नोट, ये अपने पास आ गया फुट नोट, TUNMF एंड T स्टैंड फॉर ट्रेड यूनियन, मेल एंड फीमेल
एंड टोटल रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ है टी, यहाँ पे TUMF इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का। The tabulation method is usually preferred to textual presentation as it facilitates comparison between rows and columns। कंपैरिजन कर पा रहे हैं अपन, ये कॉलम्स में भी कंपैरिजन कर पा रहे हैं कितने मेल्स है, ट्रेड यूनियन में कितने मेल है, ट्रेड यूनियन में कितने फीमेल है, ये भी हम निकाल पाएंगे यहाँ से, ठीक है। रोज में निकाल पाए, ठीक है, यहाँ पे हम रोज में निकाल पाए कि 2009 में कितने लेबर्स थे, 5000, 2010 में कितने थे, 5990। ओके, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबुलेशन। यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से अगर हम खाली टेक्सचुअल फॉर्म में लिखते तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, ठीक है। इन द ट्रेड यूनियन देयर आर 3900 फीमेल एंड 4200, यहाँ पे 300 मेल फीमेल एंड 3900 मेल इन द ईयर 2009। इस तरीके से लिख रहे थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, लेकिन इसको काफ़ी इजी तरीके से रिप्रेजेंट करें। इट इज़ मस्ट फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये टेबल जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेबल के हम डायग्राम बना ही नहीं सकते, ओके, ठीक है। बिना टेबल के हम डायग्राम बना ही नहीं सकते। यहाँ पे बिना टेबल के डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे बिना टेबल के डायग्राम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है कोई नहीं, आप लोग को बस समझ आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। और टेबुलेशन के बिना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, ओके। सो अब इसमें अपना ये थर्ड पार्ट बचा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही फिनिश करते हैं, ठीक है। बाकी का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसमें अलग अलग तरीके के डायग्राम्स दिए हुए हैं, सारे डायग्राम्स को मैं डिटेल में भी समझाऊंगा और सारे चीज़ों का मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा आप लोग को, ठीक है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीबॉडी।